हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जो है एसएससी जीडी के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी जो है 4 फरवरी से लेकर 4 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक एसएससी जीडी का जितना भी पेपर हुआ है उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। आप सभी को बता दें, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं लाया जाएगा। जो आप सभी के एग्ज़ाम में पूछा गया वही क्वेश्चन आप सभी को कराया जाएगा। तो जिन भाइयों एवं बहनों का अभी पेपर नहीं हुआ है उनके लिए तो यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अभी जो 4 फरवरी को पूछा गया था कि यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वही आकर फ्रेंड्स बता दें 10 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में फिर क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है। और साथ साथ आप सभी को बता दें कि मैं आप सभी को जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसे भी आप सभी को साथ साथ कराता चलूँगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आप सभी का इससे बाहर ना जाए। तो फ्रेंड चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन था, अशोक की अधिकतम शिलालेख जो है किस भाषा में और किस लिपि में लिखे गए थे। पूछा गया था अशोक के जो अधिकतम शिलालेख पाए गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए थे और किस लिपि में थे। तो अशोक के ज़्यादातर शिलालेख जो है ब्राह्मणी लिपि में थे। और भाषा की बात करने कौन सी है तो प्राकृत भाषा, कौन सी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। और लिपि की बात करें तो लिपि कौन सी प्रयोग की गई थी, ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक शिलालेखों में 3 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था। एक प्राकृतिक भाषा, आरामी भाषा और ग्रीक भाषा का प्रयोग किया गया था। अशोक के शिलालेखों में प्रमुख शिलालेख जो है लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख शामिल हैं। अशोक के शिलालेखों में जो उत्तर पश्चिम में है वो ग्रीक और आरामी भाषा में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेखों में जो आधुनिक पाकिस्तान में उनमें खरुष्टी लिपि का व्यापक इस्तेमाल किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी इसे ध्यानपूर्वक देखें। अफगानिस्तान में पाए गए शिलालेखों में ग्रीक और आरामी भाषा का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं। गंधार में पाया गया शिलालेख जो है द्विभाषी है, जो ग्रीक और आरामी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। जो कंधार में पाया गया शिलालेख है वो उसमें कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है तो उसमें 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, एक ग्रीक भाषा और एक आरामी भाषा का प्रयोग किया गया है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज विद्वान कौन सा तो जेम्स प्रिंसप था। कौन था, जेम्स प्रिंसप। आप सभी को बता दें यह क्वेश्चन जो है ये आप सभी के किस में पूछा गया था, आरआरबी जेई का जो अभी एग्जाम हुआ है हाल ही में उसमें पूछा गया था कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था तो जेम्स प्रिंसप था। ये भी आप याद रखें। अशोक के शिलालेखों में जो है प्राचीन शहर हड़प्पा के बर्बाद होने के बाद भारत में पहले लिखित पाए गए। उसके बाद देखते हैं, अशोक के शिलालेखों में उनके विचारों का जिक्र किया गया है जो प्रशासन और लोगों को एक दूसरे और धर्म के प्रति जो है व्यवहार पर आधारित थे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तबला वादक जाकिर हुसैन किस घराने से जुड़े थे। तबला वादक जाकिर हुसैन किस घराने से जुड़े थे तो उस्ताद जाकिर हुसैन पंजाब घराने के तबला वादक थे। कहाँ के, पंजाब घराने से। कहाँ से जुड़े थे, पंजाब घराने से जुड़े थे। उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा भी जो है पंजाब घराने से ही थे। हालांकि जाकिर हुसैन ने किशन महाराज और बिरजू महाराज से भी सीखा था। जाकिर हुसैन ने तबले के शास्त्रीय वादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गया। आगे देखते हैं। जाकिर हुसैन से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, यहाँ से भी उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उनका जन्म जो है 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। जाकिर हुसैन को 3 ग्रैमी अवार्ड में मिले हैं। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सन 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जाकिर हुसैन ने फिल्मों में भी काम किया है। किसमें, फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। उन्होंने अपने पिता उस्ताद अल्लाह रखा के नक्शे कदम पर चलते हुए इनका उपनाम जो है हुसैन पड़ा था। जाकिर का उपनाम क्या है, हुसैन है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल जो है 226 किससे संबंधित है। आर्टिकल 226 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। क्या है,
आर्टिकल 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहते हैं हाई, उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट जो है, यह जो है रिट जारी कर सकता है। रिट के जरिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और संरक्षण जो है दिया जाता है। अनुच्छेद 226 के तहत जो है दोस्तों बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, उत्प्रेषण, परिच्छेद और अधिकार परीक्षा जैसी जो दोस्तों रिट है ये जारी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप रहने दीजिए, पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। थोक विक्रेता कौन है? थोक विक्रेता कौन होता है, ये आपसे से पूछा गया था। तो जो कंपनियां बड़ी मात्रा में माल खरीदती हैं और उसे मात्रा के हिसाब से बेचती हैं उन्हें थोक विक्रेता कहते हैं। जो कंपनियां बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं और उसे मात्रा के हिसाब से बेचती हैं उन्हें थोक विक्रेता कहते हैं। आगे देखते हैं। लाठी नृत्य किस जाति द्वारा मनाया जाता है या किया जाता है? लाठी नृत्य जो है किस जाति द्वारा किया जाता है? तो लाठी नृत्य जो है कई जातियों द्वारा किया जाता है, जैसे कि थारू जाति हो गई, अहीर, गावल और भील जाति। इन जातियों द्वारा लाठी जो है नृत्य किया जाता है। आगे देखते हैं। साल 2023 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? साल 2023 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो साल 2023 में महात्मा गांधी जी की 154 नंबर की जयंती मनाई गई। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ये भी आप याद रखें। गांधी जयंती पर देश भर में स्कूलों और कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन को खास बनाने के लिए सरकार भी कई तरह की योजनाएं बनाती है। गांधी जयंती के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और नीचे हैं, इससे भी आप देख लें। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि भी दी गई थी। उनके सिद्धांत और आदर्श आज भी देश को प्रेरित करते हैं। गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग क्या है? इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के प्रयोग इनकी आत्मकथा का नाम है। गांधी जी को संगीत में गहरी रुचि थी और वे पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देते थे। गांधी जी ने स्वच्छता के लिए खुद आगे आकर लोगों को प्रेरित किया है। गांधी जी के सिद्धांतों को दुनिया आज भी साझा प्रयासों से मतलब गांधी जी के जो सिद्धांत थे उससे दुनिया आज भी प्रेरित होती है। गांधी जी की जयंती देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट, भारत का कौन सा अनुच्छेद रिट जारी करने का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32 और 226। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है यह रिट जारी करता है, 226 के तहत जो हाई कोर्ट है यह रिट जारी करता है। आगे देखते हैं। बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष जो थे आर.ई. ग्रांट गोवन थे। कौन? आर.ई. ग्रांट गोवन थे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर किस राज्य की थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो शिशु मृत्यु दर थी वो मिजोरम की थी। कहाँ की? मिजोरम की थी। नेक्स्ट, साक्षरता नापने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? साक्षरता मापने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 10 वर्ष। कितनी? 10 वर्ष होनी चाहिए। तैराक जो हरि नटराज हैं किस राज्य से संबंधित हैं? ये आपसे इससे पूछा गया था। तैराक हरि नटराज किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से। किससे? कर्नाटक से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की तुलना में पहली पंचवर्षीय योजना की तुलना में दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था? तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों के विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था। आगे देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसे भी आप देख लें, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और स्टील प्लांट जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। कोयला उत्पादन को इसमें बढ़ाया गया था। बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ देशों की मदद से कुछ जो है प्लांट लगाए गए थे, उसे भी आप देख लें। भिलाई में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है किसकी सहायता से लगाया गया था? तो सोवियत संघ की सहायता से। आगे देखते हैं। दुर्गापुर में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाया गया था वो ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। राउरकेला में जो स्टील प्लांट लगाया गया था वो पश्चिम जर्मनी की मदद से लगाया गया था।
उसके बाद देखते हैं आर वैशाली किस खेल से जुड़ी थी। तो आर वैशाली जो थी वो किससे जुड़ी थी, तो वो शतरंज से जुड़ी हैं। किससे? शतरंज से जुड़ी हैं। आर वैशाली का जन्म कब हुआ था, तो 21 जून 2000 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ने 322 ईस्वी में किस वंश की स्थापना की थी, तो आप सभी को बता दें चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। वे भारत के पहले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने देश के ज़्यादातर हिस्सों को एक प्रशासन के तहत लाया था। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सभी के एग्जाम में। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो है लगभग 321 से 297 ईसा पूर्व था। कहीं कहीं पर आप सभी को 322 भी मिलेगा, इससे आप चौंकिएगा मत। उन्होंने नंद राजवंश को हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बात कर लें कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। उन्होंने ब्राह्मण चाणक्य की मदद से अपना राज्य स्थापित किया था। चाणक्य चंद्रगुप्त के मुख्यमंत्री थे और उन्हें कभी कभी चाणक्य भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त के 2 बेटे थे, केशनाग और बिंदुसार। केशनाग की मृत्यु शिशु अवस्था में हो गई थी। बिंदुसार दूसरे मौर्य सम्राट बने और अशोक महान के पिता। आगे देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ और जानकारी है, इसे भी आप देख लें। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारतीय साम्राज्य था। यह साम्राज्य 184 ईसा पूर्व तक चला। मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आप सभी को बता दें ये क्वेश्चन एक बार और आप सभी के शिफ्ट में पूछा जा सकता है। वही लमसम फ्रेंड्स 8 या 9 फरवरी को यह क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप सभी को जो है पेपर का एनालिसिस देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो राइट आंसर क्या है, प्रीति कौन है, श्रीमती प्रीति सूदन जो है संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितना प्रतिशत विकास दर रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितना प्रतिशत विकास दर रखा गया था। तो बात कर लें कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है विकास दर कितना था, 6.5 से लेकर 7% रही थी। इस योजना के दौरान जो है औसतन 8% वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। आप सभी से पूछा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितना विकास दर रखा गया था, तो 8%। प्राप्त कितनी हुई थी, तो 6.5 से लेकर 7% तक प्राप्त हुई थी। चलिए देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना से कुछ खास बातें जो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस योजना का मकसद जो है सुदृढ़ समावेशी विकास करना था। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सुदृढ़ समावेशी विकास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। इस योजना के दौरान गरीबी को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के दौरान गरीबी को सालाना 2% कम करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में 25 अनुवीक्षणीय सूचकों में से हर एक में प्रगति करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के दौरान समावेशी विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया था। आगे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत थी। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी जो है कुल भारत की आबादी का कितना प्रतिशत थी। तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कुल आबादी जो है 1998-12,341 थी। यह भारत की कुल आबादी का 16.16% था। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कुल आबादी से जुड़े कुछ आंकड़े हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे भी आप देख लें। पुरुषों की संख्या कितनी थी, 10, 44, 80, 510 जो है पुरुषों की संख्या थी, और महिलाओं की संख्या जो है 9, 53, 31, 831 जो है महिलाओं की संख्या थी। बात कर लें कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 70.69% जो थी उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर थी, जिसमें से पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी, तो जो थी 79.20% जो है पुरुष की यहाँ पर साक्षरता दर थी। महिलाओं की कितनी थी, तो जो थी 59.30% जो है महिलाओं की साक्षरता दर थी। जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व था।
बात करें बाल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष की कितनी थी, तो 297, 232, 35 जो है यहाँ की बाल जनसंख्या थी। आगे देखते हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर में किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक था? तो राइट आंसर क्या है? मिजोरम। किसका था? मिजोरम राज्य का सबसे अधिक था। पहली पंचवर्षीय योजना की तुलना में दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना की तुलना में दूसरी पंचवर्षीय योजना पर किस पर अधिक जोर दिया गया था? तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों के विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था। इससे रिलेटेड और पॉइंट बन सकते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना से, इसे भी आप देख लें। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और स्टील प्लांट लगाना दूसरी पंचवर्षीय में लगाया गया था। कोयले का उत्पादन बढ़ाना दूसरी पंचवर्षीय में किया गया। बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों को बढ़ावा देना दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन देशों की मदद ली गई, मतलब किसका ली गई, तो इसमें जर्मनी का लिया गया था दोस्तों, ब्रिटेन का लिया गया था बनाने में। भिलाई में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए सोवियत संघ की स्थापना ली गई थी, ये आप सभी यहाँ याद कर लें। भिलाई में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया किसकी मदद से किया गया था, तो सोवियत संघ की सहायता से किया गया। बात करें दुर्गापुर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोजेक्ट स्थापित किया किसकी सहायता से, तो इस ब्रिटेन की सहायता से, जिसे यूके भी कहते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से, तो पश्चिमी जर्मनी की मदद से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठ वैशाली किस खेल से जुड़ी हैं? आर वैशाली किस खेल से जुड़ी हैं, तो आर वैशाली जो हैं शतरंज खेल से जुड़ी हैं। किससे? शतरंज खेल से जुड़ी हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 21 जून 2000 ईस्वी में आर वैशाली का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? निम्न में से कौन सा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट जो है नृत्य, इसे आप देख लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अजी लहमू जो है अरुणाचल प्रदेश का है। रोपी हो गया, हुरकानी हो गया, पोनुंग हो गया, शेर और मोर नृत्य हो गया, बुइया हो गया, चलो हो गया, रेखाम पाड़ा हो गया, पोपिर वांचो, ये सब क्या है? अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं। आगे देखते हैं। रूस में नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान मिला था? रूस में नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान मिला था? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपोस्टल जो है रूस का सर्वोच्च सम्मान मिला था। कब मिला था? 2024 ईस्वी में मिला था, ये भी आप याद रखिएगा, जुलाई 2024 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या है? तो अनुच्छेद 49 में क्या बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। मतलब कहा यह गया है कि जो प्राचीन धरोहर हैं भारत में, उसका संरक्षण किया जाएगा। कौन करेगा? सरकार करेगा। किस अनुच्छेद के साथ? अनुच्छेद 49 के साथ करेगा। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को स्थापित करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आप सभी को पता ही होगा कि डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है, तो यह डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2007 से 2012 तक भारत की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 2007 से लेकर 2012 तक भारत की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो राइट आंसर क्या है? 8.2%। कितनी है? 8.2%। संगीत नाटक अकेडमी में कितनी धनराशि दी जाती है? जो संगीत नाटक अकेडमी है, इसमें जो पुरस्कार मिलता है, इसमें कितनी धनराशि मिलती है? तो राइट आंसर क्या है? 3 लाख। कितनी मिलती है? 3 लाख मिलती है। भोला राम यादव किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। भोला राम यादव किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो भोला राम यादव जो है बांसुरी वादक हैं। क्या है? बांसुरी वादक हैं। 2024 में भारत में शूटिंग चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? 2024 में भारत में जो शूटिंग चैंपियनशिप थी, इसका कौन सा संस्करण हुआ था? तो 67वां जो है संस्करण खेला गया था। आगे, थाईपुसम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? थाईपुसम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो थाईपुसम उत्सव जो है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में मनाया जाता है। बहादुर शाह जफर को कहाँ से पकड़ा गया था और कहाँ भेजा गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो बहादुर शाह जफर जो है, इन्हें
हुमायूं की मकबरे से पकड़ा गया तथा वर्मा के रंगून जेल में भेजा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे जरूर याद रखिएगा। बहादुर शाह जफर कौन थे? तो बहादुर शाह जफर जो थे मुगल वंश के अंतिम मुगल शासक थे। जो भारत की क्रांति 1857 में भारत में क्रांति हुई थी, उसमें जो 1857 की क्रांतिकारी लोग थे, इन्हें जबरदस्ती जो है भारत का एक प्रमुख शासक बना दिया 1857 क्रांति में। लेकिन जब वो 1857 क्रांति हार जाते हैं तो अंग्रेज जो थे इन्हें हुमायूं के मकबरे से पकड़कर वर्मा के रंगून में भेज दिया। वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। आगे देखते हैं। साल 1950 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। कितनी थी? 8। विनिमय माध्यम में किसका अधिक महत्व होता है? विनिमय माध्यम में किसका अधिक महत्व होता है? तो मुद्रा का। किसका होता है? मुद्रा का अधिक महत्व होता है। 1867 के चार्टर एक्ट का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? 1857 के चार्टर एक्ट का सबसे अधिक प्रभाव किसके कानून पर पड़ा था या किस पर पड़ा था? तो कनाडा के संविधान पर पड़ा था। गया था कि रुक्मणी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? क्या रुक्मणी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं। किससे संबंध इनका है? तो भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है। वह एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना है, कोरियोग्राफर और पशु कल्याण कार्यकर्ता भी थी। रुक्मणी देवी अंडेला के बारे में और कुछ बातें जान लें, ताकि यहाँ से क्वेश्चन अगर दोबारा पूछा जाए तो आप सभी का छूटे ना। वह भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, वह कौन सी शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था? तो रुक्मणी देवी थी। उन्होंने भारतनाट्यम के पुनरुत्थान में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मद्रास, अब चेन्नई है, में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। वह एक थियोसॉफिस्ट थी और एनी बेसेंट से बहुत प्रेरित थी। उन्होंने पशु कल्याण के लिए काम किया और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष भी रही थी। उन्हें 1956 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए 2017 में डूगल में उनकी तस्वीर भी शामिल की थी। ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं। ऑरेंज कैप किसके लिए प्रदान किया जाता है? जो ऑरेंज कप होता है ये किसके लिए दिया जाता है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो IPL में रन बनाता है बल्लेबाज, उसे ऑरेंज कैप का पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखते हैं। यह क्वेश्चन आपसे से पूछा गया था, डीजे वाले बाबू गाना के सिंगर कौन है? आप सभी ने सुना ही होगा, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, वही गाना यहाँ पर पूछा जा रहा है। डीजे वाले बाबू के जो गाना है इसके सिंगर कौन है? तो इसके सिंगर जो हैं बादशाह हैं। कौन है? बादशाह इसके सिंगर हैं। आगे देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है, जिसे DPSP भी कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, जिसे DPSP कहते हैं, इसका उल्लेख किया गया है। अगर बात कर ले कितने से कितने अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ से कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसके बारे में अच्छे से आप सभी देख लें। यह गैर बाध्यकारी होते हैं, यानी अदालत इनके उल्लंघन के लिए कार्यवाही नहीं कर सकती है। मतलब यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये सिद्धांत बताते हैं कि राज्य लोगों को बुनियादी सुविधाएं देकर उनके कल्याण को बढ़ावा देगा। ये आदर्श बताते हैं कि नीतियां और कानून बनाते समय राज्य को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक होते हैं। ये न्यायालय की दिशा में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता और समानता को स्थापित करने में मदद करते हैं। नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा जो है इसे देख लें। इन तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है कि नीति निर्देशक तत्व को हमारे भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो आयरलैंड से इसे ग्रहण किया गया है। आयरलैंड के संविधान ने इन्हें स्पेन के संविधान से लिया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोगी के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 37 में इसका वर्णन किया गया है।
आगे क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना किस विभाग द्वारा की जाती है। जनगणना जो है वह किस विभाग द्वारा की जाती है। तो जनगणना जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, गृह मंत्रालय। वर्तमान में गृह मंत्री हमारे कौन है, अमित शाह जी हैं। कौन है, अमित शाह हैं। भारत में जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले महारजिस्टर्ड और जनरल आयोग की कार्यालय द्वारा कराई जाती है। यह विभाग दशकीय जनगणना का आयोजन करता है। जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन और यहाँ बन सकते हैं। आप सभी को बता दें कि हर शिफ्ट में आप सभी से जनगणना से और पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, इसलिए आप सभी इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। भारत में जनगणना 10 साल में होती है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। साल 1881 में पहली जनगणना के लिए अलग विभाग बनाया गया था। साल 1949 में इस विभाग का नाम बदलकर रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कर दिया गया। भारत में जनगणना देश के लोगों को विभिन्न विशेषताओं पर सांख्यिकीय जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है। आगे देखते हैं, भारत की जनगणना और भारतीय भाषाई सर्वेक्षण सहित देश की जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों के परिणाम की व्यवस्था, संचालन और विश्लेषण का काम महापंजीयक और जनगणना आयुक्त करते हैं। इतना ही दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितनी है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितनी है। तो 3.9%। कितनी है, 3.9% है। उसके बाद पूछा गया था, कौन सी क्रांति शहद उत्पादक से संबंधित है। कौन सी क्रांति जो है शहद उत्पादक से संबंधित है। तो शहद उत्पादन से जुड़ी क्रांति का नाम जो है स्वर्ण क्रांति और मिष्टी क्रांति है। स्वर्ण क्रांति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप देख लें। जो स्वर्ण क्रांति है यह बागवानी और शहद से जुड़ी क्रांति है। क्या है, जो स्वर्ण क्रांति है यह बागवानी और शहद से जुड़ी क्रांति है। यह साल 1991 में शुरू हुई थी और 2003 तक चली थी। स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है। तो कौन है, निरपक तुजज है। कौन, निरपक तुजज जो हैं स्वर्ण क्रांति के जनक हैं। इस क्रांति के जरिए जो है किसानों को अपने उत्पादन में कई गुना बढ़ोतरी करने में मदद मिली। इस क्रांति के दौरान शहद सिर्फ अमीरों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए उपलब्ध हो गया। आगे देखते हैं, आखिर मीठी क्रांति क्या थी। यह शहद मिशन के नाम से भी जानी जाती है। इसका मकसद किसानों की आय दोगुना करना है। इस क्रांति के जरिए वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। इस क्रांति के जरिए जो है शहद और इससे जुड़े उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया जाता है। इस क्रांति के जरिए मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई मछली झींगा खा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है, यदि कोई मछली झींगा खा रही है तो झींगा किस प्रकार का उपभोक्ता है, ऐसा आपसे से पूछा गया था। तो ये कौन सा है, द्वितीयक उपभोक्ता है। कौन सा है, द्वितीयक उपभोक्ता है, क्योंकि झींगा जो है भोजन के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो जहाँ विनिर्माण का कार्य होता है वहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र होता है। आगे देखते हैं, पीड़ितों के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से किसने एक समाज की स्थापना की थी। पीड़ितों के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से किसने एक समाज की स्थापना की थी। तो ज्योतिबा फूले ने। किसने, ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट, संसद का कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है। संसद का कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर से संबंधित 2024 में कौन सा विधेयक पारित किया गया था। जम्मू और कश्मीर से संबंधित 2024 में कौन सा विधेयक पारित किया गया था। तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित जो है जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून विधेयक 2024 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2024 यह पारित किया गया था 2024 में जम्मू और कश्मीर के लिए। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक कौन है, जिसे कैग भी कहते हैं। आप इसे भी याद कर रखिएगा, या यह भी पूछा जा सकता है, भारत के वर्तमान में कैग कौन है या फिर भारत के वर्तमान में नियंत्रक और महालेखक परीक्षक कौन है। तो वर्तमान समय में इस संस्थान के प्रमुख जो है गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। वे भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखक परीक्षक बने हैं। अगर बात कर लें कैग का वर्णन भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक किया गया है। तो 148 से लेकर कितना 148 से लेकर
151 तक इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक इसका वर्णन किया गया है। अगर बात करें कैग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो कैग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कैग अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो वह भी राष्ट्रपति को देते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था आपसे के एग्जाम में। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है प्रशांत चंद्र महानवोलिस के मॉडल पर आधारित थी। पूरा नाम आप याद कर लीजिए क्योंकि कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र महानवोलिस के मॉडल पर आधारित थी। प्रशांत चंद्र महानवोलिस एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकी विद भी थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32A क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32A क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32A में कहा गया था कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए एक रिट कार्यवाही के दौरान सर्वोच्च न्यायालय राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं करेगा। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 32A था, इसे संविधान के 35वें संविधान संशोधन के जरिए इसे हटा दिया गया है। लेकिन आपसे से पूछा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 32A में क्या है, तो संविधान के 32A में जो है सर्वोच्च न्यायालय राज्य कानून की संवैधानिक वैधता को वैधता पर विचार नहीं करेगा, ऐसा अनुच्छेद 32A में कहा गया था। आगे देखते हैं। जो अनुच्छेद 32 है इसके बारे में देख लें, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अनुच्छेद 32 जो है इसे संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। किसने कहा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है। यह सभी नागरिकों को उसके किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो किस अनुच्छेद के तहत वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। इसे संवैधानिक विचारों के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा है। अभी आप सबको मैंने बताया भी इसे। उसके बाद देखते हैं, संविधान के मौलिक अधिकारों का गारंटर और रक्षक होने के कारण अनुच्छेद 32 को सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कौन सा त्यौहार पर्वतीय क्षेत्रों में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कौन सा त्यौहार पर्वतीय क्षेत्रों में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? कुर्ग दशहरा। क्या? कुर्ग दशहरा। अब बात कर लेंगे आंध्र प्रदेश के और इम्पोर्टेंट कुछ त्यौहार कौन से हैं, तो उगादी जो है यह भी आंध्र प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट त्यौहार है, इसे भी आप याद रखिएगा। उगादी हो गया और फ्रेंड्स उगादी हो गया, फिर उसके बाद दोस्तों एक होता है फ्लेमिंगो, यह भी आंध्र प्रदेश का ही त्यौहार है। आगे देखते हैं। सुरेंद्र मोहन मिश्रा और गोदावरी सिंह कला के, यहाँ पर कल नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइपिंग रहेगा, कला होगा, कला के क्षेत्र में 2000 पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कुल मिलाकर आप सभी को याद रखना है, सुरेंद्र मोहन मिश्रा और गोदावरी सिंह किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट, लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो लोना शब्द का प्रयोग जो है फ्रेंड्स, वो कबड्डी में किया जाता है। किस में किया जाता है? कबड्डी खेल में किया जाता है। अगर बात कर लें कि यह एक क्वेश्चन यहाँ से या ऐसा भी पूछा जा सकता है, कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं, ये भी आपसे इसे पूछा जा सकता है। तो लोना के लिए कबड्डी में जो है 2 अंक मिलते हैं। कितने? 2 अंक। पहला क्वेश्चन यह बन सकता है कि लोना किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है। और लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं? तो 2 अंक मिलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं, खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा था? ये क्वेश्चन आपसे से पूछा गया था। खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा था? तो खिलाफत आंदोलन जो है इस्लाम धर्म से जुड़ा था। किससे? इस्लाम धर्म से जुड़ा था। खिलाफत आंदोलन जो है इसका मकसद क्या था या उद्देश्य क्या था, ये आप देख लें। खिलाफत आंदोलन का मकसद या उद्देश्य तुर्की के खलीफा के पद को बहाल करना और वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों पर लगी पाबंदियों को हटाना था। क्या था? जो तुर्की में खलीफा के पद
पद को बहाल करना और वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों पर लगी पाबंदियों को हटाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो खिलाफत आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। किसने? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसे भी आप देख लें। यहाँ जो खिलाफत आंदोलन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की समाज के टूटने के बाद इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्की सुल्तान के अधिकार को बनाए रखना है। तुर्की के प्रति जो है ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। खिलाफत आंदोलन से जुड़ी कुछ खास बातें ये हैं कि यह आंदोलन जो है भारतीय राष्ट्रवाद को के एक अहम चरण को दर्शाता है। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल हुए थे। यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है, खिलाफत आंदोलन से कुछ खास बातें जो भारत में होती है वह कौन कौन सी हैं? तो इस आंदोलन में जो है हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच एकता हो गई थी, दोनों लोग इसमें शामिल हुए थे। असहयोग आंदोलन के खत्म होने के बाद साल 1922 में खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया था। यह पूछा जा सकता है कि जैसे खिलाफत आंदोलन शुरू 1919 में हुआ तो यह ख़त्म कब हुआ था? तो 1922 में ख़त्म हुआ था। किस आंदोलन के बाद? असहयोग आंदोलन के बाद यह ख़त्म हुआ था। इस आंदोलन में मौलाना मंजूर अहमद और मौलाना लुत्फ़ुल्लाह खान दनकोरी ने अहम भूमिका भी निभाई थी। नेक्स्ट, साल 2024 में कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? साल 2024 में कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साल 2024 में संगीत कलानिधि पुरस्कार कर्नाटक के प्रसिद्ध कलाकार जो हैं टी.एम. कृष्णा को, किसे? टी.एन. कृष्णा को सम्मानित किया गया है। और नृत्य कलानिधि पुरस्कार जो है शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर नीना प्रसाद को मिला है। आप सभी से पूछा गया था कि साल 2024 में कलानिधि पुरस्कार किसे मिला है? तो टी.एम. कृष्णा को मिला है। लेकिन आप सभी को मैं साथ ही यह भी बताता चल रहा हूँ कि नृत्य कलानिधि का पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर नीना प्रसाद को मिला है। चलिए टी.एम. कृष्णा के बारे में कुछ देख लेते हैं। इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, टी.एन. कृष्णा एक प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार हैं। उन्हें संगीत में उनके असाधारण योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। वे अपने वामपंथी विचारधारा के लिए भी जाने जाते हैं। वे समाज में फैली जातिगत विषमताओं के बारे में भी आवाज़ बुलंद करते आए हैं। डॉक्टर नीना के बारे में तो कुछ देख लें। डॉक्टर नीना प्रसाद एक शास्त्रीय नृत्यांगना है। वे मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम और कथकली जैसी शैलियों की अपनी दक्षता के लिए जानी जाती हैं। वे तिरुवनंतपुरम में भरतंजलि एकेडमी ऑफ इंडियन डांस की संस्थापक हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार की स्थापना साल 1942 में हुई थी। यह पुरस्कार कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में भी दिया जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम जो है केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। कथकली कहाँ का है? तो कथकली जो है फ्रेंड ये कहाँ का है? ये भी केरल का है। कहाँ का? केरल का है। आगे देखते हैं। ग्रीक शब्द जो ये भी बना है, ये भी किसे प्रदर्शित करता है? इसे न्यू भी कहते हैं। ग्रीक शब्द जो ये न्यू है ये किसे प्रदर्शित करता है? तो यह जो है फ्रीक्वेंसी को प्रदर्शित करता है। ये आप याद रखिएगा, आपसे इसे पूछा गया था। साल 2024 तक आरबीआई के गवर्नर कौन थे? साल 2024 तक आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो साल 2024 तक आरबीआई के गवर्नर जो थे शक्तिकांत दास थे। कौन? शक्तिकांत दास थे। आगे देखते हैं। डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो कितना? 78 फुट। डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 78 फुट होती है। आगे देखते हैं। लोक कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित हैं? लोक कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा से। कहाँ से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है? वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है? तो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री जो हैं श्री नितिन जयराम गडकरी हैं। कौन है? श्री नितिन जयराम गडकरी। फ्रेंड्स, आप सभी से वर्तमान में कौन क्या है यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आप सभी को मैं
जितने इम्पोर्टेंट अब पद पर बैठे हैं व्यक्ति उनके बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ, इसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। किस नंबर की हैं? 15वें नंबर की। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़ है। किस नंबर की? 14वें नंबर के। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 16वें नंबर के। भारत के न्यायिक प्रमुख भी कौन है? नरेंद्र मोदी जी ही हैं। आगे देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना जी हैं, 51वें नंबर के ये बने हुए हैं। भारत के महान्यायाधीश, जिसे एजी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, ये कौन है? आर वेंकटरमणी जी हैं, 16वें नंबर की ये बने हुए हैं। उसके बाद देखते हैं, भारत के संसदीय प्रमुख राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीश धनखड़। आपसे इसे यह पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के सभापति कौन बनते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही बनते हैं। आगे देखते हैं, उपसभापति राज्यसभा के, वो जो मैंने आपसे बताया वही है। आगे देखते हैं, राज्यसभा के सदन के नेता कौन है? राज्यसभा के सदन के नेता कौन है? तो राइट आंसर क्या है? जगत प्रसाद नड्डा जी। कौन है? जगत प्रसाद नड्डा जी हैं। आगे देखते हैं, राज्यसभा के विपक्ष नेता कौन है? तो राज्यसभा के विपक्ष नेता जो है कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, कांग्रेस की नेता हैं। आगे देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला जी हैं। लोकसभा के सदन के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद देखते हैं, लोकसभा के सदन के उपनेता कौन है? राजनाथ सिंह है, ये भी भाजपा के ही हैं। उसके बाद देखते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? लोकसभा के विपक्ष के नेता कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आया था, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? फ्रेंड्स आप जी को बता दूं, शास्त्रीय नृत्य क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या नहीं 8 है। देखते हैं, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बारे में कुछ खास बातें जो हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे भी आप देख लें। मोहिनीअट्टम के बारे में कुछ खास बातें हैं। मोहिनीअट्टम शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, मोहिनी और अट्टम। मोहिनी का मतलब होता है जादूगरनी और अट्टम का मतलब होता है नृत्य। यह नृत्य भगवान विष्णु के स्त्री अवतार मोहिनी की पौराणिक कथा पर आधारित है। मोहिनीअट्टम की खास मतलब कुछ बातें हैं, सूक्ष्म चालें हो गई, जटिल पैरों का काम हो गया, भावपूर्ण चेहरा हो गया और विस्तृत वेशभूषा, इसकी जो है खास बातें हैं। आगे देखते हैं, मोहिनीअट्टम में कर्नाटक शैली का संगीत और नृत्य के जरिए नृत्य के जरिए जो है नाटक का गायन और अभिनय शामिल है। मोहिनीअट्टम अक्सर मंदिरों और त्योहारों में किया जाता है। आगे देखते हैं, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? ये आपसे से पूछा गया था, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? तो देशों को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना ही हरित क्रांति का उद्देश्य था। हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 के दशक में हुई थी, ये भी आप याद रखें। उसके बाद देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे भारतीय राज्यों में उत्पादन 500% की वृद्धि हुई है। हरित क्रांति के दौरान गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है। यहाँ से क्वेश्चन आप के जो है 5 फरवरी में पूछा गया था कि हरित क्रांति के दौरान किन फसलों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था? तो गेहूं और चावल के पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। गेहूं में जो है 3 गुना ज़्यादा वृद्धि हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। हरित क्रांति के दौरान देश में लगभग 400 कृषि फार्म स्थापित किए गए थे। कितने? 400 कृषि फार्म स्थापित किए थे। हरित क्रांति से खाद्य आयात पर देश की आत्मनिर्भरता जो है कम हुई है। आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है? किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। किसके तहत? 32 के तहत। उसके बाद आपसे पूछा गया था, गेहूं का पर्यायवाची क्या होता है? गेहूं का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ये आपसे पूछा गया था। कनक होता है, गोधूम होता है, गंदुम होता है, तृण होता है, सुमन होता है। आपसे के ऑप्शन में जो आ रहा होगा आप उसे टिक करे होंगे, लेकिन कनक, गोधूम, मृदंग, सूर्यशक, गंदुम, तृण और सुमन जो है गेहूं का पर्यायवाची शब्द होता है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर क्या है? कहाँ का है कथकली? केरल का। केरल का जो है कथकली और मोहिनीअट्टम, ये केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है या संगीत, अभिनय और नृत्य का मिश्रण है।
कथकली में भारतीय महाकाव्यों की महाकानियों को नाट्य रूप दिया जाता है। मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कथकली जो है, जो शास्त्रीय नृत्य है, इसमें जो महाकाव्य की कहानियाँ हैं उसे नाट्य रूप प्रदान किया जाता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आपसे से पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना है यह किस वर्ष शुरू की गई थी, ये आपसे से पूछा गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, जिसे PMRY भी कहते हैं, को 2 अक्टूबर 1993 में, कब? 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों से लोन दिया जाता था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना सृजन कार्यक्रम की शुरुआत जो है 2008 में की गई। अगर आपसे इसे पूछा जाए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तब आप सभी का आंसर जो होगा वो 1993 होगा। लेकिन अगर आपसे इसे यह पूछा जाए कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो 2008 में। अंतर देख लीजिए, यहाँ पर योजना है, यहाँ पर सृजन है, यही अंतर है बस। जब योजना पूछा जाएगा तो आप 1993 टिक करेंगे, और जब सृजन पूछा जाएगा तो आप 2008 टिक करेंगे। आपसे के एग्जाम में यह पूछा गया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु M.K. सरोजा किस नृत्य से संबंधित हैं? गुरु M.K. सरोजा जो हैं वह किस नृत्य से संबंधित है, ये आपसे से पूछा गया था। तो गुरु M.K. सरोजा जो हैं फ्रेंड्स, वो किससे संबंधित है? वो भारतनाट्यम से संबंधित है। किससे? भारतनाट्यम से। गुरु M.K. सरोजा भारतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। ये भारतनाट्यम की शिक्षिका और प्रतिपादक हैं। भारतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई थी। बात कर लें कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का है। असम किस सत्रिया कहाँ का है, तो असम का है। अगर बात कर लें कि जो दोस्तों कथकली कहाँ का है, केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, वो भी केरल का है। अगर मणिपुरी बात करें कहाँ का है, तो मणिपुरी भी मणिपुर का है। उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसा का है। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। इसे आप याद कर जाइएगा। इनके बारे में और देख लें, इनसे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सरोजा वैद्यनाथन की भी भारतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। ये एक कोरियोग्राफर और गुरु भी थी। उन्हें भारत सरकार ने साल 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 परीक्षा लीक दोषियों पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? जो अभी परीक्षा UPP की लीक हुई थी, उसी के बाद जो सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 आया था, उसके अनुसार जो परीक्षा लीक दोषी होते हैं उनके ऊपर कितने लाख का जुर्माना लगाया गया था, ये आपसे से पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है, 1 करोड़ का। कितना? 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। नेक्स्ट, माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी? माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है 29 अगस्त 1831 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1831 में। कब? 29 अगस्त 1831 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा पौधा है जिसका फल ऊपर की तरफ बढ़ता है? वह कौन सा पौधा है जिसका फल जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है? तो राइट आंसर क्या है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का जो फल होता है उसका ऊपर की तरफ बढ़ता है इस पौधे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग जिसे UPSC भी कहते हैं का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपसे इसे पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? UPSC का वर्णन जो है अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में किया गया है। इसके बारे में आप सभी विस्तार पूर्वक देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में संघ लोक सेवा आयोग UPSC जिसे कहते हैं का वर्णन किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग से जुड़े कुछ प्रावधान हैं, इन्हें देख लें आप। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होगा, ऐसा बताया गया है। अनुच्छेद 316 में UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो संघ लोक सेवा है, जो वहाँ पर IAS अधिकारी होते हैं, उनकी कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 316 में ऐसा बताया गया है।
अनुच्छेद 317 में क्या कहा गया है, तो यूपीएससी और एसपीएससी के सदस्यों को हटाने एवं निलंबित करने का प्रावधान किया गया है। मतलब अगर बात कर लें कि जो आईएएस आईपीएस बनते हैं उन्हें हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 317 में किया गया है। 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। और 319 में जो है आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध किया गया है। बात करें 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। और 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से जुड़े प्रावधान हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन दोबारा आपसे एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की क्या चुनौती थी। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी उसकी क्या चुनौती थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966 को 66 में दोस्तों यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1961 से 1966 के बीच इसका कार्यकाल था। इसके बीच जो चुनौतियाँ आई थी उसे आप देख लें। इसमें 1962 में भारत चीन की युद्ध ने अर्थव्यवस्था में कमजोरी की उजागर की थी। मतलब 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो उसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की सबसे पहली जो चुनौती थी यह थी। उसके बाद देखते हैं 1965 से 1966 ने भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा। और उसके बाद 1966 में जो है भारत में भीषण अकाल पड़ गया, मतलब सूखा पड़ गया। इसके कारण भी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसकी भी यह एक चुनौती बनी। उसके बाद युद्धों की वजह से मुद्रास्फीति घटी, मतलब मुद्रा की वैल्यू जो है वो घटती चली गई युद्धों के कारण। लक्ष्य वृद्धि अगर बात कर लें कि कितनी थी तीसरी पंचवर्षीय योजना की 5.6% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि कितनी कुल हो पाई है, तो 2.8% ही हो पाई थी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, साल 2022 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी। साल 2022 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी, तो 153 नंबर की जयंती मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था। पहला एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कब हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से था। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से था, तो गेहूं उत्पादन से था। किससे था, गेहूं उत्पादन से था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है, तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगर बात कर ले कितने से कितने अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। अगर बात करें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो यूएसए से ग्रहण किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में कितने हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने हैं, वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और जब संविधान लागू हुआ था तो कितने हमें मौलिक अधिकार प्राप्त थे, तो 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। लेकिन 7वां मौलिक अधिकार जो था उसे कब हटाया गया है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसे हटा दिया गया तथा उसे 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। 7वां मौलिक अधिकार वह कौन सा था, तो संपत्ति का अधिकार जब था वो मौलिक अधिकार था पहले हमारा, लेकिन उसे हटाकर अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, सरकार के कितने अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं, तो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक विधायिका। ये जो होते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित है। स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित है, तो स्मृति मंदाना जो है महिला क्रिकेट टीम के स्मृति मंदाना जो है वो क्रिकेट टीम से संबंधित है। किस क्रिकेट से, तो महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं, वह बल्लेबाजी करती हैं। स्मृति मंदाना को महिला क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। चलिए स्मृति मंदाना से जुड़े कुछ जो पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हें भी देख लें। तो स्मृति मंदाना का जन्म मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ था। स्मृति मंदाना भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे कम उम्र की कप्तान है। स्मृति मंदाना को साल 2018 में बीसीसीआई ने सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चुना था। साल 2018 में आईसीसी ने उन्हें महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना था।
साल 2019 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं। स्मृति मंदाना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्मृति मंदाना ने साल 2024 में 4 वनडे शतक लगाए हैं। ये भी आप याद रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आया था कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए इसके बारे में और डिटेल से देख लेते हैं, ताकि आप सभी से यहाँ से और एग्जाम अगर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए तो आप सभी का छूटे ना। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह बैठक नई दिल्ली के संविधान हॉल में आयोजित की गई थी। आज इसे संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। आइए देखते हैं संविधान सभा से जो जुड़ी खास बातें हैं, इसे भी आप देख लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन 1946 की योजना के तहत किया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया है, तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। कब आया था भारत में, तो 1946 में आया था। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने में लगभग 3 साल का समय लिया था। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अंतिम सत्र की बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुई थी। आगे देखते हैं। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं। नीरज चोपड़ा जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से जुड़े हुए हैं। वे एक भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। नीरज चोपड़ा ने कई पदक जीते हैं। इनके बारे में कुछ खास बातें हैं, जो इन्होंने पदक जीते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने 2018 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ने 2022 में डायमंड लीग का खिताब जीता था। नीरज चोपड़ा को 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं। नीरज चोपड़ा को मार्च 2022 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे देखते हैं। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या किसने की थी या कब की थी, ये आपसे से पूछा गया था। शुंग वंश के अंतिम शासक जो देवभूत थे उनकी हत्या कब या किसने की थी, तो कब की थी, 73 BC में की गई थी। तो कब की गई थी? 73 BC में की गई थी। किसने की थी, ये आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। देवभूत की हत्या उनके सेनापति ने की थी। देवभूत जो है शुंग वंश के अंतिम शासक थे। देवभूत के बारे में कुछ जानकारी है। देवभूत जो है शुंग वंश के 8वें राजा थे। उन्होंने 83 BC से 83 ईसा से ईसा पूर्व से, जिसे BC बोल सकते हैं आप, 73 ईसा पूर्व तक शासन किया। भगभद्र के बाद देवभूत शुंग वंश के राजा बने थे। पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शुंग वंश है इसके संस्थापक कौन थे, तो जो पुष्यमित्र थे वो शुंग वंश के संस्थापक थे। आगे देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर दी थी और पुष्यमित्र के जो पुत्र थे अग्निमित्र शुंग। कुल मिलाकर फ्रेंड्स यहाँ से आप याद करें कि जो पुष्यमित्र शुंग थे वो मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे, बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। बस आगे देखते हैं। कोलकाता का कौन सा सांस्कृतिक त्यौहार यूनेस्को की हेरिटेज में शामिल किया गया है। कोलकाता का कौन सा जो सांस्कृतिक त्यौहार है यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो दुर्गा पूजा। किसे? दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जो है भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महारवाड़ सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महारवाड़ सत्याग्रह की जो सत्याग्रह का आंदोलन था की शुरुआत कब की थी? तो महारवाड़ सत्याग्रह जो
1927 में। कब? 1927 में भारत के महाराष्ट्र के महाड़ शहर से शुरू हुआ था। इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में यह खड़ा है। बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में इस अहिंसक विरोध ने भारत में दलित समुदाय के लिए सामाजिक न्याय, समानता और नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। आगे यहाँ से आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो महाड़वाल सत्याग्रह आंदोलन हुआ था किस लिए हुआ था? तो जो दलित समुदाय के लोग थे उनके सामाजिक न्याय, समानता और नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए यह आंदोलन किया गया था। आगे देखते हैं, हरित क्रांति से भारत में क्या लाभ हुआ था? ये आपसे पूछा गया था। हरित क्रांति से भारत में क्या लाभ हुआ था? तो हरित क्रांति से भारत में कृषि क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। इससे किसानों की आय बढ़ी और भूखमरी कम हुई। हरित क्रांति के कुछ प्रमुख फायदे ये रहे हैं। हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इससे भारत खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भर हो गया। हरित क्रांति से कृषि क्षेत्र में तकनीकी उन्नति हुई। इससे कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण बढ़ा। इससे किसानों की आय बढ़ी और जीवन स्तर सुधरा। इससे गरीबी और भुखमरी कम हुई। अब इसे छोड़ सकते हैं आप। यहाँ ये देख सकते हैं हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। पूरे विश्व की बात हो रही है। हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। अब भारत में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो MS स्वामीनाथन ने। किसने किया था? MS स्वामीनाथन ने। चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वह कब शुरू हुई थी? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1974 के बीच चली हुई या लागू हुई थी। यह योजना जो थी स्थिर विकास और आत्मनिर्भर की ओर बढ़ने पर केंद्रित थी। इस योजना को गॉडगिल फार्मूले पर आधारित बनाया गया था। आगे देखते हैं, राज्यसभा का नियम कौन बनाता है? राज्यसभा का नियम कौन बनाता है? तो राज्यसभा का जो नियम है वो कौन बनाता है? नियम समिति बनाता है। कौन? नियम समिति जो होती है वो राज्यसभा का नियम बनाती है। अगर बात कर लें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 80 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 81 में किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। अगर बात कर लें कि संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 79 में जो है संसद का वर्णन किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। हिंदी का क्वेश्चन आपसे से पूछा गया था कि वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द बताइए। वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द बताइए। तो अपवृष्टि होता है। क्या? अपवृष्टि जो होता है वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द है। और यह आपसे से कन्फर्म तो नहीं है लेकिन पूछा गया था श्राप जो होता है इसका विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द, ऐसा कुछ पूछा गया था आप सभी के एग्जाम में। अगर आपसे से श्राप का जो विलोम शब्द पूछा जाए तो आशीर्वाद होगा। पर्यायवाची मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? ये आपसे से क्वेश्चन पूछा गया था। तो द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 2000 से 2004 के बीच जो है उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों में सेवा दी है। उसके बाद 2014 से 2021 तक झारखंड के नवे राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। यहाँ आप सभी का आंसर जो बनेगा झारखंड बनेगा। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की नई राज्यपाल बनी थी। आगे देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी से प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। ये आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि जो हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी उनका समय कब से कब था, ये भी आप देख लें ताकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपसी का गलत ना हो। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1974। ये आप याद रखिएगा। जो तीसरी और चौथी के बीच 3 साल का गैप किया गया था बीच में, इसे आप याद रखिएगा। यहीं पर स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1974 तक चली थी। पांचवी पंचवर्षीय
योजना जो है 1974 से 1978 तक चली थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना से कल 4 फरवरी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अपने समय से पहले ही समाप्त कर दी गई थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि यह 4 ही साल चली थी। उसके बाद देखते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1980 से 1985 तक चली थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 1990 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से 1997 और 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2000 तक चली थी। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से लेकर 2007 तक चली थी। ये सब आप याद कर जाइएगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से बार बार आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था। तो उनकी माता का नाम जो था मोरा था। क्या था? मोरा था। ये आप याद रखिएगा। इनके बारे में और देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मोरा था। वे नंदवंशी राजा महापद्मनंद की दूसरी पत्नी थी। मोरा एक भील जनजाति से थी और भारत के मध्य भाग में रहती थी। चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी कुछ बातें हैं, इसे आप देख लें। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला सम्राट माना जाता है। उनका जन्म जो है 340 ईसा पूर्व हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दुर्धरा और हेलेना से विवाह किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में अंतिम दिनों में राजपाट छोड़कर जैन धर्म को अपना लिया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किस धर्म से संबंधित थे। तो जैन धर्म से संबंधित थे। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था। तो मोरा था। ये आप याद रखिएगा। वो क्या थी? भील जात की थी। आगे देखते हैं। अटॉर्नी जनरल किसको सलाह देता है। अटॉर्नी जनरल जो होता है किसको सलाह देता है। तो अटॉर्नी जनरल भारत के सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है। किसे देता है? तो भारत के सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य वैध कर्तव्यों का पालन करता है। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बीच उनके कर्तव्यों के संबंध में कोई अंतर नहीं है, सिवाय कि अटॉर्नी जनरल के पास सॉलिसिटर जो है जनरल पर सर्वोच्च शक्ति होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर यह आप सभी को याद रखना है, जो सॉलिसिटर होता है वह अटॉर्नी जनरल की मदद करता है। अटॉर्नी जनरल जो होता है भारत सरकार की मदद करता है कानूनी मामलों पर। ये आप सभी को याद रखना है बस। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिलाओं में सबसे अधिक अंतर वाला राज्य, मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य में महिला और पुरुषों के बीच संख्या का अंतर काफ़ी ज़्यादा था। तो राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में था। ये आप याद रखिएगा। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था और इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो राजस्थान है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है। ये आपसे से पूछा गया था। हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है। तो हॉकी के मैदान की लंबाई जो है 9.40 मीटर होती है और 55 मीटर चौड़ा होता है। मतलब 91.4 मीटर जो है लंबा होता है और 55 मीटर चौड़ा होता है। यह मैदान समतल भूमि पर होता है और आमतौर पर जो है सिंथेटिक घास की ढाक से ढका होता है। आगे देखते हैं। टाइम आउट किस खेल से संबंधित है। टाइम आउट किस खेल से संबंधित है। तो टाइम आउट जो होता है क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। क्रिकेट में टाइम आउट का एक अनोखा आउट होने का तरीका है, जो तब होता है जब नया बल्लेबाज विकेट गिरने या किसी खिलाड़ी के रिटायर हर्ट होने के बाद तय समय में क्रीज पर नहीं पहुंचता है। अगर वह समय पर अगली गेंद खेलने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसे टाइम आउट दे दिया जाता है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, जो केचुलापुरम गांव से किस नृत्य की उत्पत्ति हुई। केचुलापुरम से गांव से किस नृत्य की उत्पत्ति हुई। तो किससे दोस्तों? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, उत्तर भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। उत्तर दक्षिण भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो राइट आंसर क्या है? केरल। केरल की जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है।
हरित क्रांति किस प्रकार के कृषि पर बल देती है? हरित क्रांति जो है किस प्रकार की कृषि पर बल देती है? तो गेहूं और चावल के उत्पादन पर यह अधिक बल देती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है दोस्तों 74.04% थी। कितनी थी? 74.04% थी। उसके बाद हिंदी का क्वेश्चन आपसे से पूछा गया था कि नास्तिक का विलोम शब्द क्या होता है? नास्तिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो आस्तिक जो होता है नास्तिक का विलोम शब्द होता है। उसके बाद दोस्तों जो है गद्यांश से आपसे के एग्जाम में जो है 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद पर्यायवाची से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया था और इसके बाद दोस्तों रचना से क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। जो दोस्तों क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया वो आप सभी को नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है जो क्वेश्चन आप सभी को कराया जाए बिल्कुल रियल क्वेश्चन कराया जाए। फेक क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है। चीन में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं? ये आपसे से पूछा गया था। चीन में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं? तो चीन में जो है फ्रेंड्स तो बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं। किस धर्म के? बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं। चीन में बौद्ध धर्म को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए देख सकते हैं नीचे आप सभी को ज़्यादा जानकारी बौद्ध धर्म के बारे में मिलेगी। जो 2023 के अनुमानों के मुताबिक जो है चीन में करीब 47 करोड़ मतलब 47 करोड़ बौद्ध धर्म के लोग थे। चीन में बौद्ध धर्म की 3 शाखाएं हैं। हान भाषा में प्रचलित बौद्ध धर्म, तिब्बती भाषा में प्रचलित बौद्ध धर्म और पाली भाषा में प्रचलित जो है बौद्ध धर्म। तिब्बती बौद्ध धर्म को चीन के तिब्बत सत्यात प्रदेश, भीतरी मंगोलिया, स्वायत्त प्रदेश और छिंगहाई प्रांत में प्रचलित है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे से नहीं पूछा जाएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए आप इसे देख सकते हैं। पाली उसके बाद देखते हैं पाली भाषा की जो बौद्ध धर्म है वो यूनान प्रांत के चितवांग, पाना, ताई, सेतात प्रेक्चियर, तेहोंग ताई और सिंगपो सयात प्रेक्चियर और सी मायो आदि क्षेत्र में प्रचलित हैं। ये आप उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ इतना जान लीजिए जो चीन में सबसे अधिक किस धर्म के लोग निवास करते हैं, तो बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। ये आप याद रखिएगा बस। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि रोप नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जो है नृत्य है? तो राइट आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर का। रोप नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद आपसे इसे पूछा गया था चाप चरकूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चाप चरकूट जो है किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपसे इसे पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? मिजोरम। कहाँ पर है? मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। चाप चरकूट त्यौहार जो भारत के मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। यह मिजोरम का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार हर साल मार्च के महीने में मनाया जाता है। चाप चरकूट त्यौहार के बारे में नीचे और जानकारी है। इस त्यौहार का मतलब है उस अवधि के दौरान आयोजित होने वाला त्यौहार जब काटे गए बांस और पेड़ों को झूम खेती के रूप में जलाने के लिए सूखने का इंतजार होता है, तभी यह त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाप चरकूट जो उत्सव है कब मनाया जाता है? तो जब जो कांटेदार बांस होते हैं उन्हें काटा जाता है और उन्हें जब सुखाया जाता है तो सूखने का इंतजार जब किया जाता है उसी के दौरान चाप चरकूट जो है उत्सव मनाया जाता है। इस त्यौहार की शुरुआत जो है 1450 से 1700 ईस्वी में झुईपुई नामक गांव से होने का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चाप चरकूट त्यौहार है यह किस गांव से शुरुआत हुई इसकी? तो सुईपुई जो नामक शहर है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। साल 1962 में इस त्यौहार को फिर से जीवंत फिर से जान लीजिए फिर से इसे पुनर्जीवित किया गया। यह त्यौहार राज्य में एक सामाजिक अवकाश है। मुख्य समारोह में पारंपरिक बांस नृत्य, चेरो और अन्य नृत्य किए जाते हैं। इस त्यौहार का आनंद सभी उम्र के लोग उठाते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था संविधान के भाग 3 में क्या है? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन अधिकारों को अतिक्रमण से बचाने के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा भी दी गई है। जो संविधान के भाग 3 में कुछ शामिल अनुच्छेद हैं उन्हें आप देख लेते हैं।
14 से 18 में जो है समानता का वर्णन किया गया है। फिर 19 से 22 में स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है और 23 से 24 में शोषण के खिलाफ अधिकार का वर्णन किया गया है। उसके बाद 25 से 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद 29 से 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपविचार का अधिकार दिया गया है। संविधान के भाग 3 में दिए गए अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से कानूनी उपचार किया जा सकता है। आगे देखते हैं, बादल कहाँ बनते हैं। बादल कहाँ बनते हैं, तो बादल जो होते हैं वो कहाँ पर, क्षोभ मंडल में बनते हैं। कहाँ पर, क्षोभ मंडल में। बादल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत यानी क्षोभ मंडल में बनते हैं। क्षोभ मंडल में कुछ और जानकारी ले लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे फिर दोबारा। क्षोभ मंडल के बारे में, क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह समुद्र तल से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। क्षोभ मंडल में ही हम रहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इस परत में धूल के कण और जलवाष्प होते हैं। क्षोभ मंडल में ही मौसमी जुड़ी घटनाएं भी होती हैं, जैसे बादल, बारिश, कोहरा और ओलावृष्टि जो है ये सब कहाँ पर होती हैं, क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल में ऊपर जाने के साथ साथ हवा का दबाव कम होता जाता है और तापमान घटता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई की तरफ बढ़ने पर जो हवा का दबाव घटता है, बढ़ता है, क्या होता है, तो घटता है। आगे देखते हैं, बादल कैसे बनते हैं, ये भी आप देख लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सूरज की रोशनी से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। इससे नदियों, झीलों और महासागरों का पानी जो है गर्म होकर वाष्पित हो जाता है। यह वाष्पित पानी जो है जल वाष्प नामक गैस में बदल जाता है। जब यह जल वाष्प हवा में ऊपर उठता है तो ठंडा होकर वापस तरल में बादल में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को संघनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, थॉमस कप 2022 किसने जीता। थॉमस कप 2022 किसने जीता है, तो भारत 2022 के संस्करण में खिताब धारक इंडोनेशिया को 3-1 से हराकर थॉमस कप जीतने वाला छठा देश बन गया है। चीन 2024 का संस्करण हो, उसमें मौजूदा चैंपियन है, ये आप याद रखिएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर पूछा गया था 2022 में थॉमस कप किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। किसने जीता है, भारत ने जीता है। किसे हराकर जीता है, तो इंडोनेशिया को हराकर जीता है। कितने से, 3-0 से हराकर। आगे देखते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महानोबिलिस मॉडल पर आधारित है, तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो पीसी महानोबिलिस मॉडल पर आधारित है। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 देश का कौन सा संस्करण उत्तर प्रदेश में खेला गया, तो राइट आंसर क्या है, तीसरा संस्करण खेला गया। कौन सा, तीसरा। उसके बाद देखते हैं, भारत में योजना आयोग बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में योजना आयोग बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, यहाँ पर जूम कर ले ताकि आप सभी को दिखाई दे। यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में योजना आयोग बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है देश के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करके जीवन स्तर में सुधार करना और रोजगार के अवसर पैदा करना था। ये यहाँ पर इतने इम्पॉर्टेंट है, इसे आप छोड़ सकते हैं जो नीचे लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। ये आप याद रखिएगा, ये आपसे से पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को। किसकी अध्यक्षता में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, ये आपसे से पूछा जा सकता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। वे एक मुसलमान नेता थे और महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने भारत की आज़ादी में आज़ादी के संघर्ष में हिस्सा भी लिया था। इनके बारे में और जानकारी ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में जो जानकारी अलग से है, उनका जन्म कब हुआ था, 1890 में हुआ था। वे सीमांत गांधी और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे। उन्हें बच्चा खान भी कहा जाता था, बादशाह खान भी कहा जाता था, ये भी आप याद रखिएगा। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम का एक सामाजिक संगठन भी बनाया था। उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा के पठानों को अहिंसा और गैर अध्यापित के सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। आगे देखते हैं, रामनाथ राघवन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तो ये मृदंगम से जुड़े हुए हैं। मौर्य साम्राज्य के बिहार में किस स्थान पर जो हैं साक्ष्य पाए गए थे, तो
कुम्हरार में पाए गए थे, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं मौलिक अधिकार का उल्लंघन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 12 से 35 में किया गया है। किस अनुच्छेद में? 12 से 35 में किया गया है। भाग 3 में किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है, तो DPSP का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं रंगराजन समिति संबंधित है। रंगराजन जो समिति थी वो किससे संबंधित है, तो रंगराजन समिति गरीबी विनिवेश और पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़ी हुई है। गरीबी के बारे में देख लें तो साल 2012 में गठित रंगराजन समिति ने देश में गरीबी के स्तर का आकलन किया था। इस समिति ने गरीबी रेखा की गणना परिवारों के हिसाब से की थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रंगराजन समिति जो है गरीबी का आकलन किसके तौर पर की थी, तो परिवार जो गणना की थी वो परिवारों के हिसाब से की थी। आगे देखते हैं इसके बारे में। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय की सिफारिश भी की थी। इस समिति ने गरीबी रेखा तय करने के लिए तेंदुलकर पद्धति का इस्तेमाल किया था, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रंगराजन समिति जो है वो उन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया था, तेंदुलकर समिति पद्धति जो है इसका प्रयोग किया था। आगे देखते हैं वर्ष 2024 में किस राज्य को वर्ष 2024 में वर्ष 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार प्रदान हुआ था, तो महाराष्ट्र को। किसे? महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ था। तथा पंजाब का प्रतिनिधित्व क्या है, ऐसा पूछा गया था, या फिर पूछा गया था भांगड़ा नृत्य किस राष्ट्र से संबंधित है, तो राइट आंसर क्या है, पंजाब। किस राज्य से संबंधित है, पंजाब राज्य से संबंधित है। चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन आया था राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल जो होते हैं वो राज्यपाल के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अगर बात कर लें कि राज्यपाल को जो है शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। आगे देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, या फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा गया था। एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन दो में से एक क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, या फिर पूछा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था। तो लक्ष्य जो था फ्रेंड तो 4.5% था। कितना था? 4.5% था। अब बात कर लें कि किस मॉडल पर आधारित थी, तो महानिवोलिस मॉडल पर यह आधारित थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, चिराओबा किस राज्य का त्यौहार है, ये आपसे इसे पूछा गया था। चिराओबा किस राज्य का त्यौहार है, तो चिराओबा जो है मणिपुर का त्यौहार है। कहाँ का? मणिपुर का त्यौहार है, ये भी आप याद रखिएगा। और आपसे इसे पूछ लिया जाए कि हॉर्नबिल किस राज्य का त्यौहार है, तो हॉर्नबिल जो है नागालैंड का त्यौहार है। उगादी किस राज्य का है, तो उगादी जो है आंध्र प्रदेश का है। बिहू किस राज्य का है, असम का है। अगर बात कर लें कि कर्मा पूजा कहाँ का है, तो वो भी असम का है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद के ऋचाओं की संख्या कितनी है। ऋग्वेद के ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो 10 है 580, मतलब 1580 जो है ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं इनकी संख्या इतनी है। ये टोटल है, कितनी है ये फ्रेंड्स, किन की बात हो रही है, ये टोटल की बात हो रही है, कुल इतनी है, जिसमें से 108 जो हैं वो रिपीट हैं। आगे देखते हैं चंद्रशेखर राव किस पार्टी से संबंधित हैं। जो चंद्रशेखर राव हैं वो किस पार्टी से संबंधित है, तो भारत राष्ट्र समिति से। किससे हैं? भारत राष्ट्र समिति से हैं, जिसे क्या कहते हैं, BSS कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, PRS कहते हैं। आगे देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो खाद्य अनाज उत्पादन और रोजगार उत्पादकता जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो किस भाग में उल्लेखित हैं। पूछा गया था भारतीय संविधान के किस भाग में DPSP का वर्णन किया गया है, तो भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की बात करें 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। अगर बात करें कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। नागरिकता का वर्णन जो है भाग 2 में किया गया है। भाग 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व कप 2023 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन थे।
विश्व कप 2023 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन थे? तो मोहम्मद शमी थे। कौन थे? मोहम्मद शमी थे। आगे देखते हैं, जल संरक्षण के लिए सबसे अधिक प्रभावी विधि कौन सी है? जल संरक्षण के लिए सबसे अधिक प्रभावी विधि कौन सी है? तो स्नान करते हुए कम जल का प्रयोग करना ही जो जल संरक्षण के लिए सबसे अधिक प्रभावी विधि है। आगे देखते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी सबसे अधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी सबसे अधिक है? तो दादर नगर हवेली में गरीबी जो है सबसे अधिक है। सबसे कम बात कर लें तो पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश, उसमें सबसे कम गरीबी है। आगे देखते हैं, दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट, ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है? जो ऋग्वेद के मंत्र हैं इन्हें क्या कहा जाता है? ये आपसे से पूछा गया था, तो इन्हें ऋचा कहा जाता है। क्या? ऋचा कहा जाता है। कुल अगर बात करें ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 1028 जो हैं कुल सूक्त हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात करें वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, ये 4 वेद हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 108 है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सार्वजनिक ऋण का क्या अर्थ होता है? सार्वजनिक ऋण का क्या अर्थ होता है? तो सार्वजनिक ऋण का अर्थ होता है केंद्र सरकार द्वारा लिया गया कुल ऋण, उसी को ही क्या कहते हैं? सार्वजनिक ऋण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होता है? चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होता है? तो चंद्रहास का पर्यायवाची जो होता है तलवार और खड़ग होता है, ये भी आप याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी भी कहते हैं, के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये आपसे से पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? श्रीमती प्रीति सूदन। श्रीमती प्रीति सूदन जो है यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, आपसे को बता दें कि एक वीडियो मैंने 5 से 10 मिनट का बनाया है, जिसमें वर्तमान में कौन क्या है यह पूरा टॉपिक कवर कराया है। आप वह वीडियो देख लें ताकि एक भी क्वेश्चन इससे गलत ना हो पाए, क्योंकि दोस्तों मैं देख रहा हूँ 4 फरवरी से लेकर लगातार अक्सर एक ना एक शिफ्ट में यह जरूर पूछा जा रहा है वर्तमान में कौन क्या है, तो इसे आप देख कर जाइएगा। चलिए इनके बारे में और देख लें। श्रीमती प्रीति सूदन जो है 1 अगस्त 2024 को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पिछले यूपीएससी अध्यक्षों की सूची अगर देखें तो ये सब आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल आप सभी इतना याद कर लें कि वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती प्रीति सूदन है। आगे देखते हैं, 1919 में किस समिति की स्थापना की गई थी? 1919 में किस समिति की स्थापना की गई थी? ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आया था, इसलिए आप सभी को जो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसे बताने जा रहा हूँ कि 1919 में किस समिति की अध्यक्ष स्थापना की गई थी? तो खिलाफत समिति, जिसे भारतीय मुस्लिम आंदोलन 1919 से 1924 के बीच चला था, जो भारतीय मुस्लिम आंदोलन था के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन 1919 में बम्बई में किया गया था। तो 1919 में किसका गठन किया गया था? तो खिलाफत समिति या फिर भारतीय मुस्लिम आंदोलन की स्थापना की गई थी। मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। 1919 से शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन मुसलमानों और हिंदुओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साझा मंच पर लाया, जो असहयोग आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी बना, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? या फिर भारतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? ये ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु। तो पेरेंट्स आप को बता दें कि जो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, शास्त्रीय नृत्यों से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में जरूर पूछा जा रहा है, इसलिए आप सभी जरूर इसे पढ़ कर जाइएगा, ताकि यहाँ से क्वेश्चन गलत ना होने पाए। अधिकतर तो यह पूछा जा रहा है कि जैसे भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, असमिया शास्त्रीय किस राज्य का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, कथक कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप सभी इसे जरूर याद कर जाइएगा। बता दें आप सभी को, जो भारतनाट्यम है वो तमिलनाडु का है, कथकली जो है और मोहिनीअट्टम जो है केरल का है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है, उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसा का है, सत्रिय कहाँ का है, असम का। इस प्रकार आप सभी को भी याद होना चाहिए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आप सभी के गलत ना हो। चलिए भारतनाट्यम से रिलेटेड जो क्वेश्चन और बन सकते हैं उसे भी देख लें। भारतनाट्यम की उत्पत्ति दक्षिणी भारत में मंदिरों में हुई थी। इसे
देवदासियों ने विकसित किया था, इसलिए इसे दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भारतनाट्यम का अन्य नाम क्या है, तो दासियट्टम में इसे कहते हैं। भारतनाट्यम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से प्रेरित है। 20वीं सदी की शुरुआत में जो है कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी ने इस नृत्य को फिर से स्थापित किया था। कला और संस्कृति विश्वविद्यालय केरल में भारतनाट्यम सिखाने वाले छात्रों ने कलामंडलम शैली भी विकसित की थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1951 से लेकर 1991 तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? 1951 से लेकर 1991 तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? तो 1951 से लेकर 1991 के बीच भारत में 8 पंचवर्षीय योजना जो है बनाई गई थी या लागू की गई थी, जो इस प्रकार हैं, आप सभी यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। अगर बात कर लें कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक चली थी, दूसरी जो है वो 1956 से 1961, तीसरी जो है 1961 से 1966, चौथी जो है 1969 से 1974। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 साल का गैप बीच में आ गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है, किन 2 पंचवर्षीय योजना के बीच 3 साल का गैप हुआ था? तो तीसरी और चौथी के बीच। उसके बाद देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1978, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 1990 और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। एक क्वेश्चन दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना से पूछा जाता है, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो अपने समय से पहले ही समाप्त कर दी गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य था। इसके बारे में और देख लें, सिक्किम की आबादी जो थी 11 में भारत की कुल जनसंख्या में सिक्किम का योगदान जो है 0.05% था। साल 2011 की जनगणना में जुड़ी जो बातें और देख लें, 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक जो है अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। उसके बाद देखते हैं 2011 की जनगणना के मुताबिक जो है नागालैंड की जनसंख्या में गिरावट आई थी। और साल 2011 की जनगणना के मुताबिक जो है दमन और दीव में लिंगानुपात सबसे कम था। उसके बाद लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी। यहाँ से कई क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई थी? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा लिंगानुपात सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश में था? तो आप सभी का दमन और दीव आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि किस राज्य में गिरावट आई थी जनसंख्या में? तो नागालैंड हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे याद जरूर रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का कार्य नहीं करता है? ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो राइट आंसर क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष जो होते हैं कार्यपालिका के हिस्सा नहीं होते हैं। इनसे रिलेटेड जो और पॉइंट बन सकते हैं उन्हें भी आप देख लें। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक प्रमुख होते हैं। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को मिली है। राष्ट्रपति संविधान के मुताबिक सीधे या अपने अधीन जो इनके अंडर अधिकारी होते हैं उनके जरिए अधिकार को इस्तेमाल करते हैं। जिस देश में राष्ट्रपति होता है वह आध्यात्मक कार्यपालिका होता है। आगे देखते हैं, जिस देश में प्रधानमंत्री होता है वह संसदीय कार्यपालिका होता है। आगे देखते हैं, 2022 में हुए एशियाई गेम्स में भारत का कौन सा स्थान था? 2022 में हुए एशियाई गेम्स में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का चौथे नंबर का स्थान था। कौन सा था? चौथे नंबर का। इस टूर्नामेंट में भारत ने कुल 107 पदक जीते थे। कितने? 107 पदक जीते थे, जिसमें से 28 स्वर्ण पदक शामिल थे। साल 2022 में एशियाई खेल चीन के होंगसोउ में आयोजित किए गए थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने कई रिकॉर्ड बनाए थे। आगे देखते हैं, भारत ने एक दिन में 15 पदक जीते थे। भारत ने 13 साल
पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। भारत ने महाद्वीपीय मल्टी स्पोर्ट योजना में सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। भारत ने महिला कबड्डी टीम के जरिए स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने अब तक 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी कर चुकी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने अब तक कितनी बार एशियाई गेमों का मेजबानी किया है, तो 2 बार। कब? 1951 में पहली बार, और दूसरी बार जो 1982 में की थी। आगे देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास करना ही प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसमें भांगड़ा नागल बांध भी बनाया गया था, ये भी आप सभी को पता होगा, सतलज नदी पर। आगे देखते हैं, खिलाफत आंदोलन के बाद किस समिति का गठन किया गया था? तो मजलिस ए अहरार ए इस्लाम जो है, इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की गठन का वर्णन किया गया था? ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो अनुच्छेद 40 में किया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो सैन्य शक्ति जो है वो राज्यपाल के अंदर नहीं होती है, क्योंकि जितने भी सैन्य, अगर बात करने की जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना के प्रमुख अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। इन सब की पावर जो है राष्ट्रपति के पास होता है। आगे देखते हैं, डीपीएसपी का वर्णन, डीपी जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, इसका वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में। और बात कर लें अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। बता दें फ्रेंड्स, डीपीएसपी से लगातार आप सभी के अक्सर हर शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर जाइएगा। आगे देखते हैं, किस भारतीय नर्तक ने, नृत्य ने नहीं, यहाँ पर नर्तक होगा, किस भारतीय नर्तक ने छऊ में 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो राइट आंसर क्या है? तपन कुमार पटनायक ने। किसने? तपन कुमार पटनायक ने जीता था। प्राचीन काल में बर्तनों पर किस प्रकार की चित्रकारी की जाती थी? प्राचीन काल में बर्तनों पर किस प्रकार की चित्रकारी की जाती थी? तो ज्यामितीय डिजाइन की जाती थी। कैसी? ज्यामितीय डिजाइन। इसमें मछली, पशु और मानव का चित्र भी बनाया जाता था। आगे देखते हैं, हल्दा त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? हल्दा त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? तो बात कर लें हल्दा त्यौहार, तो ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। नेक्स्ट, वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? ऐसा क्वेश्चन आया था। वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? तो तरु कहते हैं उसे, पेड़ भी कहते हैं, आगम भी कहते हैं वृक्ष को। उसके बाद हिंदी में दूसरा क्वेश्चन आया था कि कोयल का पर्यायवाची क्या होता है? कोयल का पर्यायवाची क्या होता है? तो कोयल का पर्यायवाची जो है कोकिला होता है, काक पाली होता है, सारिका होता है, ये कोयल के पर्यायवाची होता है। राज्य और केंद्र के बीच पृथक्करण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? राज्य और केंद्र के बीच पृथक्करण माने बंटवारा का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में ऐसा प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूची के अनुसार जो है केंद्र और राज्य के बीच जो है विधायी शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। इस अनुसूची में संघ और राज्य के विषयों को विभाजित किया गया है जिन पर वे कानून बना सकते हैं। 7वीं अनुसूची में कुछ बातें बताई गई हैं, इसे आप देख लीजिएगा। 7वीं अनुसूची में जो है बताया गया है, संघ सूची हो गया जिस पर जो है केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, राज्य सूची होगी जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची होगी, इस पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है कानून बना सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 246 में भी संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन से जुड़ी बातें बताई गई हैं, ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होगा? तो अनुच्छेद 246 में भी बताया गया है। आगे देखते हैं, भारत के वर्तमान संस्कृति मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान संस्कृति मंत्री कौन है? तो राइट आंसर क्या है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है भारत के वर्तमान में संस्कृति मंत्री हैं। आगे देखते हैं, 1951 से 1956 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी? 1951 से लेकर 1956 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो कृषि को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य था। कृषि के लिए ही दोस्तों भांगड़ा नागल बांध परियोजना भी चलाई गई थी, ये भी आप याद रखिएगा, सतलज नदी पर है। दूसरी,
अगला क्वेश्चन हमारा, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। यह भी क्वेश्चन आपसे से पूछा गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सभी आर्थिक क्षेत्रों में समाज की सक्रिय भूमिका निभाना था। इस योजना के दौरान जो है सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई थी और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया था। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि जो एसएससी जीडी का पेपर हो रहा है उसमें अक्सर जो है हर शिफ्ट में जो पंचवर्षीय योजना थी वहाँ से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जा रहा है, इसलिए आप सिर्फ पंचवर्षीय योजना को अच्छे से पढ़कर जाना। आगे देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो कुछ खास बातें आगे हैं उसे भी आप देख लें। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसके तहत जो है 7 व्यापक क्षेत्रों में बजट आवंटित किया गया था। इन क्षेत्रों में सिंचाई और ऊर्जा, कृषि और सामुदायिक विकास, परिवहन और संचार, उद्योग, सामाजिक सेवाएं, भूमिहीन किसानों को पुनर्वास शामिल थे। इस योजना के दौरान जो है भाखड़ा, हीराकुंड, दामोदर घाटी बांध जैसी सिंचाई परियोजना भी चलाई गई थी। सॉरी फ्रेंड्स, आप सभी को मैंने अभी प्रथम पंचवर्षीय योजना में बता दिया था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है भांगड़ा नागल बांध बनाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। हीराकुंड बांध कहाँ पर, महानदी पर है, ये भी आप याद रखिएगा। दामोदर घाटी जो है परियोजना किस पर है, दामोदर नदी पर है। भांगड़ा जो है सतलज नदी पर है, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जो है उत्तर प्रदेश की आबादी जो है 29.7 मिलियन थी। कितनी, 29.7 मिलियन थी। अब वर्तमान में और भी बढ़ गई है। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश भारत के सबसे कम आबादी वाले, ये मतलब यहाँ पर बताया गया है इन राज्यों में भी जो जनसंख्या है वो मतलब ठीक ठाक है। अगर आप सही से यह बताएं कि भारत के सबसे कम आबादी वाले राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। कौन सा है, सिक्किम है। और आप सभी को बता दें कि फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है, ये भी आप याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, साल 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में थी। साल 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो असम था। कौन सा है, असम है। आगे देखते हैं, संगीतकार माला चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। संगीतकार माला चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे, तो बांसुरी थी। किससे जुड़े थे, बांसुरी से। बांसुरी से एक फेमस जो है कलाकार कौन है, तो हरि प्रसाद चौरसिया जी भी बांसुरी वादक हैं, ये भी आप याद रखिएगा। कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था आप सभी के एग्जाम में। कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का है। कहाँ का है, केरल का। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है। उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसा का है। और कथक कहाँ का है, यूपी का है, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं, गुड़ी पाड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ये आपसे से पूछा गया था। तो आर्टिकल 93 जो है लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। अगस्त प्रस्ताव भारत में किसके द्वारा लाया गया था, तो अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। आगे देखते हैं, तीसरी खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तीसरी खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो गुलमर्ग में। कहाँ पर, गुलमर्ग में हुआ था, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो करते हैं। आगे देखते हैं, कोविड के समय नमूना पंजीकरण के मुताबिक किस राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर सबसे अधिक थी, तो राइट आंसर क्या है, नागालैंड। किस में, नागालैंड में। आगे देखते हैं, 2010 में किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। 2010 में किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, तो सत्रिया नृत्य जो है इसे दिया गया है। कहाँ का है ये, असम। ये कहाँ का है, तो असम का है, ये भी आप याद रखिएगा। कहाँ का है, असम का है।
क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत को आज़ादी मिलने के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इटली जी थे। कौन? क्लेमेंट इटली जो थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। क्लेमेंट इटली लेबर पार्टी के नेता थे और उन्होंने 1945 से लेकर 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया है, ये भी आप याद रखें। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन और बन सकते हैं उन्हें भी आप देख लें यहाँ पर। क्लेमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि जून 1948 में अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के तहत जो है भारत और पाकिस्तान दो नए देश बने। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्रिटिश संसद है भारत के लिए जो स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था वो कब पारित किया था, तो जुलाई 1947 में पारित किया था, ये आप याद रखें। आगे देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। भारत की आज़ादी के लिए माउंटबेटन योजना को अंतिम योजना माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे से पूछा जाएगा कि भारत की आज़ादी के लिए भारत जो योजना बनी थी उसका नाम क्या था, तो माउंटबेटन योजना थी, ये भी आप याद रखिएगा। और भारत के उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो माउंटबेटन ही उस समय के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है, तो भारतनाट्यम जो है, भारतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है या तमिलनाडु से संबंधित है। फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि फर्स्ट शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में, इसलिए आप सभी को शास्त्रीय नृत्य टॉपिक जो है अच्छे से पढ़कर जाना है। अगर बात करें शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8 है। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। उड़ीसी जो है कहाँ का है, उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है। कथक कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। ये सब आप सभी को याद कर जाना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं। सोवाना नारायण का संबंध किस नृत्य से है। सोवाना नारायण का संबंध किस नृत्य से है, तो इनका नृत्य किससे है, कथक से संबंधित है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का यह शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पारुल परमाल का संबंध किस खेल से है। पारुल परमाल का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से इनका संबंध है। आगे देखते हैं। समय सीमा से पहले किस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था। यह क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आज पूछा गया है आज कि समय सीमा से पहले किस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त किया गया था। तो राइट आंसर क्या है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसे समय से पहले 1 वर्ष पहले ही उसे समाप्त कर दिया गया था। आगे देखते हैं। कलिंग नृत्य उत्सव किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पर टाइपिंग एरर है। कलिंग नृत्य उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। किससे, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। आगे देखते हैं। तेलंगाना के नए राज्यपाल का नाम क्या है। तेलंगाना के नए राज्यपाल का नाम क्या है, तो इनका नाम क्या है, जिसड़ू नहीं होगा फ्रेंड्स, जिसड़ू देव वर्मा। क्या जिसड़ू देव वर्मा जो है तेलंगाना के नए राज्यपाल हैं। आगे देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसका संबंध भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास से था। किससे था, भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास से था। फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आप सभी के सेकंड शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप सभी जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है वो पंचवर्षीय योजना को अच्छी तरह से पढ़ कर जाएँ। इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है जो बार बार आप सभी के एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए आप पंचवर्षीय योजना को बढ़िया से पढ़ कर जाना। आगे देखते हैं। लोकरंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। लोकरंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति जो होते हैं उनके पास होती है। आर्टिकल
85 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो लोकसभा भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य के लिए भारत रत्न किसे मिला है? नृत्य के लिए भारत रत्न किसे मिला है, ये आपसे के एग्जाम में पूछा गया था। तो अभी तक नृत्य के लिए किसी भी जो नृत्य करने वाले होते हैं उन्हें भारत रत्न नहीं प्राप्त हुआ है, ये आप याद रखिएगा। ये आप सभी के ऑप्शन में था। नेक्स्ट, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वह किस पर आधारित थी? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को स्थापित करना ही भारत के तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। हिंदी के क्वेश्चन ये हैं, आप सभी से पूछा गया था। कान भरना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है? तो कान भरना जो है चुगली करना या फिर किसी दूसरे की बात दूसरे के कान में जाकर बताना ही क्या है कान भरना। मतलब आप सभी को पता ही होगा कि दूसरे की बात जाकर दूसरे से बुराई करना दूसरे व्यक्ति की, ताकि इन दोनों की लड़ाई हो जाए, उसे क्या कहते हैं? कान भरना। तो चुगली करना आप सभी के ऑप्शन में रहा होगा। आगे देखते हैं, उल्लू सीधा करना, ये आप सभी से मुहावरे में पूछा गया था। उल्लू सीधा करना, तो अपना काम निकालना जो है उल्लू सीधा करना के मुहावरे का अर्थ होगा। उसके बाद विलोम शब्द में आपसे से पूछा गया था, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नत का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्नत का विलोम शब्द जो है अवनति है। क्या है? अवनति है। तो फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के हमें मिल पाए थे। जितने क्वेश्चन मिले थे उन्हीं क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूँ यहाँ पर। फेक क्वेश्चन एक भी नहीं है। आप सभी के एग्जाम में ये हूबहू पूछे गए वही क्वेश्चन है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के पास पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। आप वहां पर ज्वाइन कर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।